खोलिए ना, कोचिंग खोलिए, पढ़ाइए। अभी आपसे ही पूछ रहा हूँ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो उनका नारा है, उसी को उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को जागरूक करने के लिए, उन्हीं के लिए ये सब चल रहा है। और क्या है, ये प्रसाद के लिए थोड़ी, ये तो सभी लोग अपने घर में बना खा लेंगे, ये उद्देश्य नहीं है। आज 13 महीना हो गए, 14वां महीना चालू हुआ है, और होली दिवाली बुद्धिलाल नहीं बनाइए। खाली आप क्या करते हैं? खाना खिलाया हो। यही तो आपको पता नहीं, मैं बच्चों से करता क्यों सुनता हूँ। अब मैं आप लोगों से करता है सुनूंगा कि आप लोग जो बच्चों को पढ़ाते हो तो आप लोग उनको क्या सुनाती हो। जो हम लोग उस समय सिखाते थे वो सत्य हमें दो जवानी स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, एक से एक स्टोरी सुनाते हैं। नहीं, पहले हमें राष्ट्रगान सिखाना है बच्चों को, उसके बाद हमें बच्चों को जो कविताएं सिखाई जाती है वो सिखाना है। पहले हम लोगों को वो सत्य हमें दो जवानी दे करता मार्क पर जाए, ये सब चलता था। इंग्लिश में प्लेयर आपको सुनाना पड़ेगा, केवल हिंदी में ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बच्चों को आ रहे तो इंग्लिश में भी सुनाना पड़ेगा, और उसका हिंदी में अनुवाद करके बताना पड़ेगा कि बच्चे इसका ये मतलब होता है, कितने मिनट में हमारा जनगणमन अधिनायक पूरा होता है, ये भी बताना पड़ेगा। ये नहीं कुछ कर लेते आप, चलिए चलो दूर तक, उसका एक निश्चित समय भी होता है, किसने उसको लिखा है ये भी बताना पड़ेगा कि इस जनगणमन में आपको लिखा किसने, उसके लेखक कौन है, ये भी बताना पड़ेगा साथ में। आइए बेटा इधर आइए, आप आइए, बहुत अच्छी बात। आइए, क्या नाम है आपका पूरा? महक राजपूत। किस क्लास में? फर्स्ट ईयर। कौन है? इंटर फर्स्ट ईयर होता है, बीए फर्स्ट ईयर? जो फर्स्ट ईयर होगा बोले इंटर फर्स्ट ईयर है ना, दो फर्स्ट ईयर होते हैं, बीए फर्स्ट ईयर बोला जाता है, इंटर फर्स्ट ईयर। तो हम जब हाई स्कूल के बाद होता है तो हम इंटर फर्स्ट ईयर बोलते हैं, और जब हम इंटर पास करने के बाद जाते हैं तो उसे बीए फर्स्ट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो इंटर फर्स्ट ईयर आप किस चीज से कर रही हैं? आर्ट से। कौन कौन सब्जेक्ट आपके हैं? सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, आर्ट। दूसरा मैं कहाँ? आपने एजुकेशन पढ़ा, पढ़ रही हो, और सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, एजुकेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, शिक्षा शास्त्र, और सोशियोलॉजी को समाजशास्त्र, और सिविक्स को इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र। बहुत अच्छा। तो आप सबसे पहले एजुकेशन की परिभाषा बताइए। एजुकेशन किसे कहते हैं? शिक्षा शास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना है, और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और शिक्षा कितने प्रकार की होती है, केवल ये बताइए। व्यक्ति के सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक विकास, मतलब जिससे व्यक्ति का सामाजिक एवं मानसिक विकास होता है, उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा शास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना है? शिक्षा आधार पर मैं बता रहा हूँ, ये एजुकेटर का हिंदी रूपांतर है ना, एजुकेटर ये लैटिन भाषा का हिंदी रूपांतर है शिक्षा शास्त्र। ठीक है, और शिक्षा हमारी कितने प्रकार की होती है भाइयों? मैं आप सभी के सामने आज बोलना चाहता हूँ, शिक्षा हमारी दो प्रकार की होती है, बहुत ही गौर से सुनिए। कौन कौन सी? नहीं, हाँ, उसको दूसरे रूप में कहा जाता है। आप ये नहीं लिख सकते सामाजिक और विद्यालय में, एक औपचारिक और दूसरी अनौपचारिक। तो दो तरह की शिक्षा होती है हमारी, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक, औपचारिक शिक्षा कौन होती है? हाँ, देखिए, औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित अध्यापक होते हैं, निश्चित उम्र होती है, उसे हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कौन शिक्षा होती है? जो आज यहाँ चल रही है, जो आज यहाँ शिक्षा चल रही है, शिक्षा को हम कौन सी शिक्षा बोलेंगे? बहन जी आप सुनिए, बहन जी आप सुनिए, आपसे बहुत पहले मैंने पढ़ा है। आपसे बहुत पहले मैंने किया। अरे मैं 94 में किया, आप बहुत पीछे होते, आप हर दिन पीछे भी बताऊंगा आपको। 1999 में मैंने वो किया है इंटर। अरे तो बहुत पीछे, उस समय हमने पीसीएस का एग्जाम दिया है बाबा का, बस इतने सुनिए। तो दोस्तों, हमारी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है हमारे जीवन में सबसे उपयोगी यही शिक्षा मानी जाती है। और ये शिक्षा कहाँ से चलती है बेटा मालूम आपको? पढ़ाया गया आपको? ये शिक्षा कहाँ से शुरू होती है अनौपचारिक शिक्षा? जन्म से नहीं, गर्भ से।
ये शिक्षा भाइयों गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ से सीखा था? गर्भ से। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ से सीखा था? गर्भ से। माँ के गर्भ से सीखा था ना। तो ये शिक्षा अनौपचारिक कहाँ से चलती है? गर्भ से शिक्षा चलती है। और ये शिक्षा जहाँ आप हमें कुछ शिक्षा दे रहे हैं, हमसे कुछ शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा हमारे जीवन भर चलती रहती है। और यही शिक्षा हमारे जीवन में उपयोगी होती है, क्योंकि बोलना, बतलाना, उठना, बैठना, हमारे घर में कोई आता है उसको कैसे सम्मान करना है, हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, हमारी बहनों को किस तरह से उनका स्वागत करना है। पहले हमारी माताएं होती थी वो परेशान नहीं होती थी। अगर घर में 10 रिश्तेदार आ जाते थे तो दही निकाल के, दूध निकाल के या शरबत बना देती थी, नींबू डाल के बतासा दे देती थी। आजकल क्या सिस्टम है कि अगर किसी के घर में 4 मेहमान आ रहे हैं तो अगर आदमी ऑफिस में ड्यूटी कर रहा है तो उसके पास 10 फोन पहुंच जाते हैं घंटे में कि भैया वो लोग पहुंचने वाले हैं, उनके लिए जल्दी व्यवस्था करिए। इतना हड़बड़ा जाती है, इतना परेशान हो जाती है केवल 4 मेहमानों के लिए। लेकिन क्या पहले हमारी आपकी अम्मा लोग परेशान होती थी भैया? बताइए दीजिए, हमारी आपकी माता लोग कोई परेशान होती थी चाहे जितने रिश्तेदार आ जाते थे। लेकिन और उसमें भी सुनिए, अगर आपकी ससुराल पक्ष से कोई आता है तो शायद आपके पास फोन ऑफिस में नहीं जाएगा, ऑफिस में फोन नहीं जाएगा, उसकी सारी व्यवस्था हमारी बहनें कर लेंगी। लेकिन कहीं अगर गलती से अगर आपके पक्ष के आ गए, आपके मौसी के लड़के आ गए, बुआ के लड़के आ गए, या घर के कोई आ गए, अरे वो लोग आ रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं, देख लेना ये वो, हाँ, तो इतने तरह के भैया बहाने हो जाते। तो बहनों ये मत करना, यही उद्देश्य हमारा लोगों का है कि जिस तरह से अपने भाइयों को आप मानती हैं वैसे हमारे भाइयों को मानिए। और मैं अपनी बेटियों को वही शिक्षा दे रहा हूँ कि जैसे आप ससुराल में जाना, वहाँ पे वैसा व्यवहार करना, वही व्यवहार यहाँ करिए अपने घर में। जो माँ बाप अपने बेटियों को शादी के बाद अपने घर में रखते हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि शादी के बाद बेटी का अपना घर उसका ससुराल होता है, वो नए सिरे से अपने घर को संभाले। और जो लोग इसमें अपनी लड़की की मदद करते हैं वो मदद नहीं बल्कि अपनी लड़की का घर बर्बाद करते हैं। भाई इस बात से आप सहमत है कि नहीं? सहमत है। हम आप अपनी बेटियों के लिए कभी कभी क्या करते हैं, जो बेटियां हमारी थोड़ी सी बात शिकायत कर देती है अपने मायके की, पहली बात तो ससुराल की, तो किसी बेटी को उसका ससुराल चाहे जैसा हो, हमारे पिताजी ने बताया था कि किसी घर से उसकी जो है अर्थी आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं पता लगना चाहिए कि फलाने की लड़की उस घर से लड़ाई करके आई है या भाग के आई है। यही होता था ना भैया पहले, तो आज भी यही बना के चलिए। तो बहन जी, हमारा लोगों को उद्देश्य है, आज आप बताती हैं कि ये तंत्र बंटवाना, ये करना, ये नहीं है। मैं शुरू से यही बताता चला आ रहा हूँ कि पंचधाम मंदिर का उद्देश्य, पंचधाम मंदिर से जुड़े जितने सारे लोग हैं उनका सभी का उद्देश्य मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। जो गरीब लोग हैं अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, उनके लिए हर तरह से मदद की जाती है। जैसे अभी एक लड़की को कपड़े दिए गए, एक लड़की को नई साइकिल दी गई, नहीं दी गई है, आपके सामने दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ भानु प्रताप सिंह जो हमारे RS पब्लिक के प्रबंधक अलीनगर सुनहरा से बिलोंग करते हैं, साफ पंचधाम मंदिर में बोल के गए हैं कि बुद्धिलाल जी, अगर कोई बच्चा LLB करना चाहता है, कोई बच्चा आपका BSc करना चाहता है, कोई बच्चा आपका जो है इंटर करना चाहता है, अगर आर्थिक रूप से उसके माँ बाप कमजोर हैं तो आप जितने बच्चे हो 2, 4, 10 बच्चे आप लिख के दे दीजिए, बता दीजिए, मैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाऊंगा, निःशुल्क में फ्री में पढ़ाऊंगा। अब इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है बताइए आप लोग। तो आप लोग बताइए कि मंदिर का उद्देश्य क्या हमारा लोगों का? ये भंडारा है कि बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं सब ये। और यही बच्चे जो आज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जब यही बच्चे आगे बढ़कर कुछ बनेंगे तो यही बच्चे इस भंडारे को आजीवन बंद नहीं होने देंगे। यही बच्चे कहेंगे कि हम लोग यहीं पे बैठ के एक दिन प्रसाद ग्रहण करते थे और आज हम खुद सक्षम है, आज हम लोगों को खुद हम लोग मिलकर जो है लोगों को खुद और बड़े रूप में प्रसाद ग्रहण कराएंगे। यही उद्देश्य है ना भैया हमारे लोगों का। तो बेटा इधर आओ तुम अभी, हाँ अभी तुम्हारी बात है थोड़ा पूरी हुई है। हिंदी में क्या आता है आपको बताओ भैया? हाँ बढ़िया, प्रसाद बढ़िया, वीडियो काट दो।